क्वेश्चन आता है कि जिसमें आपको इस टाइप का एक डायग्राम दे देंगे रोबोटिक आर्म का और बोलेंगे कि इसकी फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स इक्वेशन निकालो। तो अपन ने इस टाइप का डायग्राम बना लिया है। अभी ये सब भूल जाना, ये सब कुछ नहीं है। ये आपके सामने एक डायग्राम है, उसकी फॉरवर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन बनाना। मतलब फॉरवर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन क्या होता है? एक इक्वेशन अपन बनाते हैं जिससे अपन रोबोट के एंड जो पॉइंट्स होते हैं उसका अपन को पता चलता है कि वो एक पॉइंट के बाद कहाँ होगा, कैसे होगा। तो उस चीज़ के लिए अपन को 4 पैरामीटर्स लगते हैं वो चीज़ बनाने के लिए। तो उसके लिए अपन ये टेबल बनाते हैं। सबसे पहले ये होते हैं अल्फ़ा, ए, थीटा, डी। 4 पैरामीटर्स ये ऐसे रहेंगे, इनको बोलते हैं अपन DH पैरामीटर। तो ये 4 पहले एक बार समझ लो, उसके बाद क्योंकि ये फिर बहुत ईजी जाएगा इस इन पैरामीटर्स को किसी भी क्वेश्चन में निकालना। सबसे पहले होता है अल्फ़ा। आपके पास एक रोबोटिक जॉइंट है, ये जैसे ये जॉइंट है, तो इसका जेड एक्सिस हमेशा जिस पॉइंट मतलब जिस एक्सिस पर रोटेट हो रहा है वो जेड एक्सिस रहता है। जैसे अगर ये जॉइंट अगर ऐसे ऐसे रोटेट होगा तो इसका एक जेड एक्सिस कहाँ आएगा? बिल्कुल इसके बीच में से। ये वाला जॉइंट ऐसा टेढ़ा रोटेट हो रहा है तो इसका जेड एक्सिस भी इसके ऐसा टेढ़ा रहेगा। तो अल्फा क्या होता है? वो एंगल जिस पे जेड एक्सिस, जिस एक जॉइंट है ये, एक जॉइंट है ये, तो इसका जेड एक्सिस अलग है, इसका जेड एक्सिस अलग है। पर इस जेड एक्सिस को कितना नीचे आना पड़ेगा टू मीट दिस जेड एक्सिस? मतलब जब ये इसको अलाइन करना पड़ेगा ऐसे, ये जो एंगल होता है, ये अलाइन वाला जो एंगल होता है इसको बोलते हैं अपन अल्फा। ये किसके अलोंग होता है? और हमेशा एक्स एक्सिस के, नए वाले एक्स एक्सिस के, इसका जो एक्स एक्सिस आएगा उसका। फिर एक केस जो इस क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है वो ऐसा है कि ये दोनों के दोनों सेम ऐसे एंगल पे हैं। इस वाले क्वेश्चन में भी दोनों के दोनों सेम पे। मैं आपको बताता हूँ कैसे। मतलब दोनों जॉइंट्स ऐसे सेम अलाइनमेंट पे पैरेलल है जेड एक्सिस। तो इस केस में अल्फा 0 आता है क्योंकि कुछ अलाइन ही नहीं करना पड़ रहा, वो तो सेम है, इसलिए अल्फा 0 आएगा। तो इस केस में आप यहाँ पढ़ लिख सकते हो कि यहाँ पे अल्फा दोनों केसेस के लिए, ये 3 नहीं है, ये तीसरी रो मैंने एग्जाम्पल के लिए बनाई थी। ऐसे इन दोनों केसेस में अल्फा 0 आएगा क्योंकि ये दोनों जॉइंट्स जो हैं वो सेम ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, मतलब सेम उस पर। उसके बाद आता है ए क्या होता है कि आप क्या जो पुराना जेड एक्सिस है उससे नए जेड एक्सिस पे जाने में, मतलब पुराने जॉइंट का जेड एक्सिस और जब आप नए जॉइंट पे जब मूव कर रहे हो ऐसे, तो आपको कितना चलना पड़ेगा टू रीच न्यू जेड एक्सिस। तो जैसे ये जेड ओल्ड है, जेड न्यू है, तो बीच का जो डिस्टेंस रहेगा ए। इस केस में शायद आप बीच का डिस्टेंस अभी नहीं समझ पा रहे होंगे क्योंकि आपको जेड दिख ही नहीं रहा होगा इसमें। जेड का वो मैं बताता हूँ। ये क्या है? रोबोट का एक्चुअली टॉप व्यू है, ऊपर से देख रहा हो आप ये रोबोट को, इसलिए आपको जेड नहीं दिख रहा है। जेड ऐसा है, ये है जेड, ये है जेड। आपकी जस्ट जो आपके चेहरे की तरफ है जो एक्सिस, जो पेपर से ऐसे बाहर आ रहा है, वो है आपका जेड एक्सिस, जो आपको इसमें दिख नहीं रहा है क्योंकि ये टॉप व्यू दिया है रोबोट का। मैं आपको बताता हूँ डिटेल में। फिर अगला DH पैरामीटर क्या आता है अपने पास? थीटा। थीटा क्या रहता है? रोटेशन ऑफ ओल्ड एक्स एक्सिस टू अलाइन विद न्यू जेड एक्सिस अलोंग जेड। तो मतलब आपका ये रोबोट है, ये भले ही सेम एक्स, मतलब इनका अलाइनमेंट वगैरह सेम है, पर मान लो ये इसका एक पुराना एक्स एक्सिस है और ये फिर थोड़ा रोटेट हो गया ऐसा, तो ये नया वाला एक्स एक्सिस थोड़ा टेढ़ा आया है, उस तरफ आया है। तो एक्स एक्सिस को इस एक्सिस से ऐसा अलाइन कराना है अपन को। अब ये ऐसा है तो अपन को इसको ऐसा अलाइन कराना है, ऐसा। तो ये जो एंगल होगा ना अलाइन कराने के लिए, इसको बोलते हैं अपन थीटा। ये किसके अलोंग होता है हमेशा? मतलब किस प्लेन के अलोंग अपन लेते हैं? तो जेड एक्सिस के अलोंग इस एंगल को लेते हैं। मतलब अगर ये एंगल ऐसा घूम रहा है ना तो ये जेड के अराउंड ऐसा घूमता है। पर ये अलाइन किसको करवाने के लिए होता है? ऐसा एक्स एक्सिस को। फिर आता है अपना आखिरी पैरामीटर, आता है डी क्या होता है? डेप्थ ऑफ प्रीवियस ओरिजिन विद न्यू ओरिजिन। आपका हर इसका नया पुराना ओरिजिन रहेगा इसका। फिर मान लो एक जॉइंट है जो कि इससे थोड़ा ऊपर है, मतलब ऊपर उठा हुआ है ऐसा, तो इसका एक नया ओरिजिन बनेगा। पर इस ओरिजिन में और इस ओरिजिन में कुछ, ये वाली लाइन गलती से हो गई थी, इस ओरिजिन में और इस ओरिजिन में कुछ डेप्थ रहेगी ना, थोड़ा हो सकता है ऊपर उठा हुआ हो। वो ऊपर उठे वाले को कहते हैं डी। ये किसके अलोंग होता है? जेड एक्सिस के, इसके अलोंग डेप्थ, मतलब इसके अलोंग जो भी डिस्टेंस रहेगा जेड के अलोंग। तो ये अपने 4 पैरामीटर्स हो गए, तो अपन ये टेबल ये समझ के बना सकते हैं। अभी क्या इशू है? अभी ये जो डायग्राम दिया है अपन को, जो क्वेश्चन में दिया है, वो एक उसका है, मतलब एक टॉप व्यू से दिया हुआ है, तो आपको जेड एक्सिस नहीं दिख रहा होगा। जेड एक्सिस एक्चुअली रोबोट ऐसे मूव कर रहा है, ये रोबोट की लिंक है, वो ऐसा मूव कर रहा है, मतलब अभी रोबोट इस टाइप से। तो जेड एक्सिस जो एंगल ऑफ रोटेशन है जेड एक्सिस, वो ऐसा है, मतलब आपकी तरफ आ रहा है पेपर में से, ऐसा इमेजिन करो। तो ये आपका जेड एक्सिस है।
और ये फिर आपके एक्स और वाई एक्सिस। अब आपको दिमाग नहीं लगाना है कि ऐसा जेड इसके अलोंग क्यों जा रहा है, ऐसा टेढ़ा क्यों नहीं आया, वो क्वेश्चन में गिवन है, उसमें दिमाग नहीं लगाना है, वो क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ है। मैंने इमेजिन अच्छे से हो तो इसका एक 3D डायग्राम बनाया है इस टाइप से। और ये वाला जॉइंट इससे ऊपर नहीं है, वो 3D में ऐसा दिख रहा है, असली में वो सेम प्लेन में। तो ऐसा नहीं कि डेप्थ आ रही हो, तो डी भी 0 ही रहने वाला है इस केस में, क्योंकि डेप्थ नहीं है, वो जॉइंट सेम प्लेन में है, अपन को क्वेश्चन में नहीं गिवन है कि डेप्थ है। तो ये टॉप व्यू है। वैसे इमेजिन करो कि ऐसा रोबोट है, इसमें आपको जेड एक्सिस भी है, एक्स भी है, वाई भी है। आप ऊपर से ऐसे याप ही ऊपर से आप इसको ऐसा देख रहे हो, तो आपको ऐसा डायग्राम दिख रहा है, ये ऐसा है। तो अब क्या करना है, अपन सबसे पहले ये टेबल बनाएंगे। सबसे पहले आता है थीटा, फिर ऐसे टेबल लिंक लिखना। कितनी लिंक है, 1 2 दो लिंक्स हैं, उनमें मार्क कर सकते हैं पॉइंट की ये बेस है, ये पहली लिंक पहला जॉइंट है और ये दूसरा जॉइंट है। तो आपको पहले यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक जाना है, यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक जाना है। अभी थीटा आपको निकालना है। तो फर्स्ट में थीटा क्या है आपका, क्या कहते हैं, हाँ, तो अभी थीटा क्या होता है, थीटा अपन ने पढ़ा रोटेशन ऑफ ओल्ड एक्स एक्सिस टू अलाइन विद न्यू एक्स एक्सिस। आपका इसमें पुराना एक्स एक्सिस क्या है, चलो पहले जॉइंट के लिए x0, अभी नया एक्स एक्सिस क्या हुआ, x1। तो इसका जो अलाइनमेंट है, कितना अलाइन कर रहा है ये खुद को नए एक्सिस से एक्स एक्सिस से अलाइन करने के लिए, θ1 यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में। तो ये हो गया आपका θ1, आप डायरेक्टली लिख सकते। फिर आता है आपका ये मतलब बहुत गिवन वाली चीज़ है कि आपका फिर 2 के लिए आएगा, इस लिंक 2 के लिए, इस वाले के लिए। तो इसमें भी यही है कि आपको इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आपका एक्सिस ऐसे अलाइन हो रहा है, ये आपका θ2 है। एक्स एक्सिस का अलाइनमेंट जो है वो आपने निकाल लिया, θ1 और θ2। फिर आता है डेप्थ। तो अपन ने अभी बात करी कि ये सेम लेवल पे हैं, इनके लेवल अलग अलग नहीं है, ये ऐसे साथ में। ये मैंने बस ऊपर थोड़ा दिख रहा होगा क्योंकि वो 3D की वजह से हुआ है, पर वो है सेम उस पर। तो यहाँ जैसे डेप्थ आती है ना, इसके ओरिजिन में और इसके ओरिजिन में, ऐसा कुछ नहीं, तो डेप्थ तो 0 रहेगी। और अगर आपको ऐसे ऊपर से दिया हुआ ना कभी भी रोबोट, तो इनमें डी भी 0 रहता है और अल्फा भी 0 रहता है। अब अल्फा देखते हैं क्यों 0 रहता है। अल्फा अपन ने यहाँ पे एक केस पढ़ा था, अल्फा क्या होता है, एंगल जेड एक्सिस को कितना मूव करना है विद न्यू जेड एक्सिस से अलाइन हो जाए। पर यहाँ पे जेड एक्सिस पहले से ही अलाइंड है, इस केस में ये जेड और ये जेड पहले से ही अलाइंड है, इनको अलाइन कराने की जरूरत ही नहीं है, एक ही पैरेलल है वो दोनों, यहाँ पे भी पैरेलल है दोनों। तो इसीलिए ये 0 आता है। अल्फा दोनों केसेस में 0 आएगा, क्योंकि ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, सब पैरेलल है। अब ए जो है वो होती है, ए क्या पढ़ा था अपन ने, एक्स जेड एक्सिस से नए जेड एक्सिस में जाने में, आप अलोंग जब एक्स एक्सिस जाते हो, मतलब पुराने जेड से नए जेड्स में अलोंग एक्स एक्सिस किधर है इसका, x0। तो ये ऐसा जब आप जाते हो तो जो आप डिस्टेंस कवर करते हो, तो यहाँ से यहाँ जाने में जो डिस्टेंस कवर होता है वो होता है L1। ये आपका L1 आ गया। और फिर इस वाले के लिए यहाँ से यहाँ जाने के लिए जो डिस्टेंस कवर होता है वो होता है L2, तो आपका L2 आ गया। तो इस तरह से आपकी टेबल बन गई है। बहुत दिमाग नहीं लगाना है, बेसिक है। Z और X में थोड़ा सा आपको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा कि कैसे करना है। अभी ये टेबल बन गई तो आपका काम खत्म, आपको डायरेक्ट मैट्रिक्स बनाना है। अब समस्या क्या है, ये मैट्रिक्स याद करने के लिए आपको इस टाइप के मैट्रिक्स थोड़े याद रखने पड़ेंगे, जो कि मुझे भी याद नहीं है। तो इतना हार्ड करने से अच्छा है कि इसको थोड़ा रट्टा मार लिया जाए इस चीज़ का। तो ये जैसे मतलब आपके पहले 2 मैट्रिक्स बनेंगे, एक इस पॉइंट से इस पॉइंट तक और फिर एक पॉइंट से इस पॉइंट तक। तो कुछ नहीं करना, कॉस साइन पहले का थीटा मतलब क्या है, मतलब थीटा में निकलती है पूरी वैल्यूज। तो पहले के क्या है, मतलब यहाँ से यहाँ तक तो सिर्फ θ1 ही है ना, तो अपन यहाँ पे cos θ1 sin θ1 माइनस sin θ1 cos θ1, इसके ये मतलब लिखें। L1 मतलब आपकी ये जो लिंक की लेंथ है, अपन कहाँ से निकाल रहे हैं, बेस टू वन, तो लिंक लेंथ है L1। तो L1 क्या बोलते हैं अपना, L1 cos θ1 तो L1 sin θ1। तो ऐसा मैट्रिक्स पर थोड़ा याद कर लेना। इसमें भी ऐसे, ये सेम टू सेम है, बस यहाँ θ2 रहेगा, क्योंकि अब अपन 1 से 2 के लिए निकाल रहे हैं, 1 से 2 के लिए इतना। तो L2 आ जाएगा L1 की जगह, बाकी सब कुछ सेम है। और θ2 आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो थीटा दिया है वो θ2 है। तो ये हुआ। उसके बाद ये आपके दोनों मैट्रिक्स बन गए, बेस से यहाँ तक, अब 1 से 2 तक। अब बस इनको मल्टीप्लाई करना है। एक बार आपने इनको मल्टीप्लाई किया, ये कैलसी वैल्सी में मत करना, मैं कहूँगा ये भी याद ही रख लो, इतना कुछ बड़ा नहीं है वो, इसका छोटा फॉर्म याद रख लो, ऐसा C12 S12। अभी C12 क्या है, C12 कुछ नहीं, मतलब cos θ1 प्लस θ2, S12 मतलब sin θ1 प्लस θ2। तो इसमें भी कुछ नहीं है, साइन कॉस सब मल्टीप्लाई हो गया, वो बिल्कुल सेम है, कॉस माइनस साइन, साइन कॉस, पीछे भी यही था,
कॉस माइनस साइन साइन कॉस ऐसे ही था। और फिर यहाँ पे बस ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। L1 ये आपको थोड़ा ऐसा याद रखना पड़ेगा। L1 cos थीटा 1 L1 sin थीटा 1 प्लस L2 cos थीटा 1 प्लस 2 थीटा 1 प्लस थीटा 2 L2 sin थीटा 1 प्लस थीटा 2। ये थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में याद रख सकते हैं, L1 C1 प्लस L2 C12 L1 S1 प्लस L2 S12। इतना याद रह जाता है, इतना करा जा सकता है, इतनी प्रॉब्लम नहीं है। और ये 10 कितने 7 8 9 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इसके लिए इतना तो याद कर ही सकते हैं। अभी क्या है, C12 ये आया, और यही है जो आपकी इक्वेशन फाइनल आएगी ना, यही आपकी इसको डायरेक्ट ऐसा लिख दो, ये आपकी फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स इक्वेशन हो गई है। इसमें कुछ करना नहीं है। इसको इक्वल टू, हाँ इसको कैसे लिखना था मैं ज़रा लिखना भूल गया। तो ये हुआ आपका QX, ये हुआ आपका QY। तो ये ऐसी इक्वेशन आपकी x में और ये y में आ गई है, क्योंकि अपने जो डायग्राम था ये y में था और x में था, तो उसके ही फॉर्म में ये y में था और x में था, तो उसकी फॉर्म में आएगी इक्वेशन। तो इक्वेशन आपके यहाँ पे आ गई। अभी इतना बड़ा मैंने बताया, ये सब पेपर में बिल्कुल नहीं लिखना है। पेपर में इतना सा लिखना रहता है। ये 4 स्लाइड्स, 4 भी नहीं है वो, इतनी सी स्लाइड्स हैं, वो भी इतना सा है बस, क्वेश्चन इतने में ख़त्म हो जाता है। तो बड़ा नहीं है, बिल्कुल भी ईजी है। नहीं समझ रहा हो तो रट्टा मार जाओ, इतना प्रॉब्लम नहीं है।